नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो दूध, अंडे या मांस आता है, वो आता कहाँ से है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम करता है। आज हम इसी विज्ञान यानी एनिमल हस्बेंड्री की दुनिया में गोता लगाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अरबों लोगों का पेट आखिर भरता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया की आबादी तो लगातार बढ़ ही रही है और इसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरेगा? ये सिर्फ कोई सवाल नहीं है, बल्कि आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? विज्ञान में। लेकिन बात सिर्फ बढ़ती आबादी की नहीं है। अब देखिए, जैसे जैसे हम सबकी जिंदगी बेहतर हो रही है, दूध, अंडे और मांस की डिमांड भी आसमान छू रही है। और एक और बात, अब हम ये भी चाहते हैं कि ये सब करते हुए जानवरों के साथ कोई ज्यादती ना हो, मतलब मानवीय व्यवहार हो। तो इन सारी चीजों को एक साथ देखें तो साफ है, हमें एक स्मार्ट और साइंटिफिक सिस्टम की जरूरत है। और इसी जरूरत का सीधा सा जवाब है एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन। अब ये वो पारंपरिक पशु चराने जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो पशुधन का एक प्रॉपर साइंटिफिक मैनेजमेंट है। मतलब जानवरों को क्या खिलाना है, उनकी ब्रीडिंग कैसे करानी है और उन्हें बीमारियों से कैसे बचाना है, ये सब इसमें शामिल है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटल फार्मिंग की, यानी पशु कृषि की। देखिए, गाय भैंस तो सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रहे हैं, है ना? लेकिन साइंस ने उन्हें और भी ज्यादा फायदेमंद बना दिया है। अच्छा, जब बात गाय भैंस की होती है तो साइंस इन्हें दो अलग अलग कैटेगरी में देखता है। पहली कैटेगरी है दुधारू पशुओं की। इन्हें आप एक तरह की मिल्क मशीनें समझ सकते हैं, जिनका मेन काम है ज्यादा से ज्यादा दूध देना। और दूसरी कैटेगरी है भारवाहक पशुओं की। ये वो जानवर हैं जो खेतों में हमारी मदद करते हैं, हल चलाने से लेकर गाड़ी खींचने तक सारा भारी काम यही करते हैं। और यहीं पर साइंस का असली जादू देखने को मिलता है, ब्रीडिंग की स्ट्रैटेजी में। जरा सोचिए, एक तरफ है जर्सी और ब्राउन स्विस जैसी विदेशी नस्लें जो बहुत लंबे समय तक दूध देती हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारी देसी नस्लें जैसे रेड सिंधी और साहिवाल जो बीमारियों से लड़ने में उस्ताद हैं। तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया? उन्होंने इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करा दिया। नतीजा, एक ऐसा जानवर जिसमें दोनों की सबसे अच्छी खूबियां हों। लेकिन सिर्फ एक बढ़िया नस्ल तैयार कर लेना ही काफी नहीं है, है ना? उसका ख्याल रखना भी तो उतना ही जरूरी है ना। मतलब उनके रहने की जगह हवादार हो, फर्श ऐसा हो कि साफ सफाई आसानी से हो सके, उनका खाना बैलेंस्ड हो, और सबसे जरूरी, बीमारियों से बचाने के लिए वक्त पर टीके लगें। ये एक पूरा पैकेज है जिसके बिना काम नहीं चलता। ठीक है, तो ये तो हुई कैटल फार्मिंग की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही सब चीजें पोल्ट्री फार्मिंग यानी कुक्कुट पालन में कैसे काम करती हैं, जो अंडे और मांस का एक बहुत बड़ा सोर्स है। पोल्ट्री की दुनिया भी आप समझिए दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है लेयर्स, इनका एक ही काम है अंडे देना, और दूसरी तरफ है ब्रॉयलर, जिन्हें खास तौर पर मांस के लिए ही पाला जाता है, और इन्हें जल्दी से तैयार करने के लिए प्रोटीन, फैट और विटामिन ए और के से भरपूर डाइट दी जाती है। और हां, यहां भी क्रॉस ब्रीडिंग किसी सुपर पावर से कम नहीं है। सोचिए, साइंटिस्ट्स का लक्ष्य क्या है? एक ऐसा सुपर चिकन तैयार करना जो ज्यादा चूजे दे, जो गर्मी बर्दाश्त कर सके, जिसे मेंटेन करना आसान हो, और जो खेती बाड़ी के सस्ते बाय प्रोडक्ट्स खाकर भी फल फूल सके। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी देशी असील को विदेशी लेघॉर्न जैसी नस्लों के साथ क्रॉस कराया जाता है। चलिए, अब जमीन से उतरकर पानी में चलते हैं। बात करते हैं मत्स्य उत्पादन यानी फिशरीज की। ये भी प्रोटीन का एक बहुत बड़ा और किफ़ायती जरिया है। तो देखते हैं कि साइंस यहाँ हमारी कैसे मदद करता है। देखिए, मछली हासिल करने के मोटे तौर पर दो तरीके हैं। पहला है कैप्चर फिशिंग, मतलब सीधे समंदर, नदियों जैसे कुदरती सोर्सेस से मछली पकड़ना। और दूसरा है कल्चर फिशरी, जिसे एक्वाकल्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि तालाब जैसी कंट्रोल की हुई जगहों पर मछली पाली जाती है, एक तरह से मछली की खेती। और जब हम कैप्चर फिशिंग की बात करते हैं तो भारत का समुद्री इलाका बहुत बड़ा है। हमारे पास 7,500 किलोमीटर लंबा कोस्टलाइन है, गहरा समंदर है। ये सब एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। और अब तो मछलियों के बड़े बड़े झुंड का पता लगाने के लिए सैटेलाइट और इको साउंडर्स जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। अब जरा इस कमाल के सिस्टम को समझिए। इसे कहते हैं कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। ये बहुत ही शानदार चीज है।
इसमें होता क्या है कि एक ही तालाब में 5-6 अलग अलग तरह की मछलियां एक साथ पाली जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि वो आपस में खाने के लिए लड़ती भी नहीं। क्यों? क्योंकि सबका डाइनिंग एरिया अलग है। जैसे कतला मछली तालाब की सतह पर खाती है, तो रोहू बीच के हिस्से में और मृगल और कॉमन कार्प एकदम नीचे तल में खाती हैं। इतना ही नहीं, ग्रास कार्प जैसी मछली तो तालाब में उगी फालतू घास फूस को ही साफ कर देती है। इसका नतीजा क्या होता है? तालाब का हर कोना, हर रिसोर्स इस्तेमाल होता है और पैदावार कई गुना बढ़ जाती है ना ये स्मार्ट फार्मिंग का बढ़िया उदाहरण। चलिए अब आते हैं हमारे लिस्ट के आखिरी लेकिन बेहद दिलचस्प टॉपिक पर, मधुमक्खी पालन। और ये सिर्फ शहद के बारे में नहीं है, इसके पीछे भी एक मीठा साइंस है। देखिए, मधुमक्खी पालन किसानों के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का बहुत ही बढ़िया जरिया है। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और बदले में सिर्फ शहद ही नहीं बल्कि बीज वैक्स यानी मोम जैसी कीमती चीजें भी मिलती हैं। लेकिन इसमें कामयाब होने के लिए सही मधुमक्खी चुनना बहुत जरूरी है। हमारे देश में एपिस सेराना इंडिका यानी भारतीय मक्खी जैसी लोकल किस्में तो हैं, लेकिन जब बात कमर्शियल लेवल पर आती है तो इटालियन मक्खी एपिस मेलिफेरा सबकी पहली पसंद है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? तो इटालियन मक्खी इतनी खास क्यों है? असल में इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, ये शहद बहुत ज़्यादा इकट्ठा करती है। दूसरी, ये डंक बहुत कम मारती है जिससे इनके साथ काम करना आसान हो जाता है। और तीसरी, ये अपनी आबादी बहुत तेजी से बढ़ाती है। अब बताइए, कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए इससे बेहतर कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है? अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़ है जिसे पैस्चरेज या चरागाह कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वो फूल जो मधुमक्खियों के लिए नेक्टर और पॉलन इकट्ठा करने के लिए मौजूद होते हैं। और यही पैस्चरेज ये तय करता है कि शहद का टेस्ट और उसकी क्वालिटी कैसी होगी। मतलब जिस तरह के फूल होंगे, शहद का स्वाद भी वैसा ही होगा। तो हमने देखा, चाहे वो कैटल फार्मिंग हो, पोल्ट्री हो, फिशरीज हो या फिर मधुमक्खी पालन, ये सब भले ही अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इन सब का एक ही कॉमन मकसद है, साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करके हमारे फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, ताकि बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो इन तकनीकों से हमने प्रोडक्शन बढ़ाना तो सीख लिया है, पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली सवाल तो अब शुरू होता है, सस्टेनेबल फूड यानी टिकाऊ भोजन। इस दिशा में हमारा अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।